हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू देवेंद्र यूपीएससी सिंप्लीफाइड। आज के इस वीडियो में यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के पीछे का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है उसको भी समझते हुए चलेंगे। साथ ही यूपीएससी ऑप्शन में जो ट्रैप सेटअप करता है उसको भी एनालाइज करेंगे, ताकि फ्यूचर के जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझ पाए और करेक्टली मार्क कर पाए। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम यूपीएससी की पॉलिटी को क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। हम लगभग 1995 से 2026 के बीच में कवर कर रहे हैं। ये जो आज का जो पार्टिकुलर लेक्चर है, पार्ट 3 है एग्जीक्यूटिव का। इसमें हम स्पेशली प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और वेरियस मिनिस्ट्री और सेक्रेटरीट के बारे में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें लगभग मोटा-मोटा हम लोगों ने ये टॉपिक को कवर किया। पता है ना, हर एक लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का, जिससे हमारा क्वेश्चन को समझने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईज़ी हो जाए। जिसको पता है उसका रिवीजन हो जाएगा, इसको नहीं पता थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा उसको, ठीक है? तो हमें इसमें पता है ना, प्राइम मिनिस्टर जो होता है रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है? हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे यहाँ क्या होता है, फेडरल सेटअप है। हमारे यहाँ ड्यूल पॉलिटी होती है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं और चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है? और ये यहाँ पे हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होती है प्रेसिडेंट होते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी गवर्नर होते हैं, ठीक है? ये मोटा-मोटा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी का जो सेटअप है, ठीक है? और हमें पता है कि जो कैबिनेट फॉर्म है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसका जो कोर फिलॉसफी है वो क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर हाउस, मतलब लोअर हाउस, मतलब लोकसभा और राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति, ठीक है? ये याद रखना है आपको। और हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई डिवीजन नहीं है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मिनिस्ट्रीज होते हैं, लेकिन ये हमारा पार्लियामेंट्री नॉर्म है, स्टेब्लिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि जो मिनिस्टर होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में बाँटते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए इंडिपेंडेंट चार्ज, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, फिर हमने न देखेंगे कुछ डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है। और कुछ कैबिनेट कमेटी बनती है, जैसे बताया ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बहुत बड़ा हो जाता है। इसके बीच में होता है कैबिनेट, इन डिफरेंट कुछ कैबिनेट मिनिस्टर को कैबिनेट को होता है सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है कंट्री की। लेकिन कुछ कैबिनेट मिनिस्टर को ग्रुपिंग करके कुछ कैबिनेट कमेटी बनाए जाते हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर फॉर्म करते हैं, ठीक है? तो ये कुछ स्पेसिफिक मैटर पे हमने देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कैबिनेट कमेटी के जो हेड कौन होते हैं और इसको कौन अपॉइंट करता है। तो याद रखना है आपको कौन हेड करता है। सेक्रेटेरिएट होते हैं, ठीक है? कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटेरिएट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अलग सेक्रेटेरिएट होते हैं, पीएमओ ऑफिस के अलग सेक्रेटेरिएट होते हैं, ठीक है? ये सब क्वेश्चन वगैरह देखेंगे इसमें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 2025 का क्वेश्चन है। अगेन हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का एसओपी क्या होता है कि हम हर एक क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करेंगे, पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, फिर ये देखेंगे कि मैं क्वेश्चन को कैसे रीड कर रहा हूँ, कैसे को ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहा हूँ, फाइनली कैसे करेक्ट आंसर को मार्क कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। तो पहले क्या है, हमें पूछा है 4 स्टेटमेंट दिया, करेक्ट पूछा है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है पहले क्या पूछा क्या है। विथ रिस्पेक्ट टू द पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? फिर चीफ मिनिस्टर में दिया है, ठीक है? पढ़ते हैं। The chief minister can recommend the dissolution of the legislative assembly to the governor at any time। ये बिल्कुल ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव उनका वो अथॉरिटी होते हैं कि वो किसी कभी भी उनको हमारे गवर्नर को वो रिकमेंड कर सकते हैं कि स्टेट असेंबली को डिसॉल्व किया जाए। लेकिन गवर्नर क्या होते हैं, गवर्नर इसमें एड एंड एडवाइस पे होते हैं, लेकिन हाँ, एक कुछ ग्राउंड पे कुछ एक्सेप्शन होता है। सपोज दैट वो मिनिस्टर काउंसिल वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना मैंडेट खो दे, गवर्नमेंट उसको स्वीकार करे चाहे ना करे, उनके ऊपर प्रेरोगेटिव पे हो जाएगा। लेकिन मोस्टली ये एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं गवर्नर। तो याद हो जाएगा, लेकिन वो तो रिकमेंड तो कभी भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, तो ये पहले देखिए सब में है, ठीक है? आगे देखिए, द चीफ मिनिस्टर इज़ द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कंसर्न ज़ोनल काउंसिल, ऐसा है क्या? ज़ोनल काउंसिल हम लोग पढ़ेंगे जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन का लेजिस्लेटिव रिलेशन होता है, ये हमारा फेडरलिज़्म में ये ज़ोनल काउंसिल जो होते हैं किसका होता है? ये इसको होम मिनिस्ट्री वो हेड करते हैं, ठीक है? और किसी एक राज्य का कोई जिस ज़ोन में कोई एक रोटेशन बेसिस पे वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं डिप्टी चेयरमैन होते हैं उसके, ठीक है? तो परमानेंट चेयरमैन कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? होम मिनिस्टर। तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, देखिए ये काट दिया, ये काट दिया। अब आगे बढ़ते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज ए मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, बिल्कुल ठीक है। गवर्निंग काउंसिल पता है नीति आयोग में क्या है? नीति आयोग बताया है कि हमारी ये जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाया गया इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ
जो जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं वो सारे होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, कुछ परमानेंट क्या कहते हैं कि इनवाइटी भी होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं, वो सीईओ भी होते हैं, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं उसके। इसमें काउंसिल ऑफ जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नेंस काउंसिल के एक मेंबर होते हैं, बिल्कुल ठीक है, तीसरा भी ठीक है। आगे देखते हैं, द चीफ मिनिस्टर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसा है कि अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन हो जाएगा। हमें पता है ना कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है कौन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो स्पीकर होते हैं, ठीक है, वो स्पीकर होते हैं और हाउस खुद ही चुनता है उसको, ठीक है। तो ये चौथा गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन 1 एंड 3 ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है आपको कि ये जो कॉन्सेप्ट इसमें यही याद रखना है कि चीफ मिनिस्टर तो कभी भी रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जी क्या होता है, अब एड एडवाइस पे गवर्नर जो काम करेंगे उनके, लेकिन अगर वो चीफ मिनिस्टर मान लीजिए उनके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और वो पास हो गया, तो अगर वो डिजॉल्व करने के लिए गवर्नर को कहेंगे तो गवर्नर बाउंड नहीं है उसको मानने के लिए, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन इन जनरल जो होता है वो गवर्नर जो होते हैं एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं इसके, ठीक है। तो ये हमने दे दिया आपको कि ये स्टेटमेंट दिए पढ़ने के लिए। वो काउंसिल अपना जो चीफ मिनिस्टर होता है नीति आयोग के काउंसिल प्राइम मिनिस्टर के साथ-साथ हमारे अब इसे इसमें याद रखना है कि जो गवर्निंग काउंसिल होता है चीती नीति आयोग का, उसमें कौन-कौन होता है? जैसे हमें पता है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर होता है चीफ मिनिस्टर होते हैं, फिर जो होता है जो यूटी है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो ये 3 मेंबर है, स्पेशली गवर्निंग काउंसिल में होता है, क्योंकि गवर्निंग काउंसिल किस लिए होता है? ये कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है? तो एक तरह से एक पूरा नेशनल टीम इंडिया के रूप में पूरा कंट्री काम करे उसके लिए बनाया जाता है। तो उसमें ये सारे के सारे होते हैं मेंबर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगेन 2025 का क्वेश्चन है, अगेन क्या पूछा है? अच्छा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा करेक्ट पूछा है, ठीक है? देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल। देखिए माइनर मिनरल दिया, इवन दो सच मिनरल आर लोकेटेड इन द देयर टेरिटरी। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। माइनर मिनरल जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का जुरिसडिक्शन में आता है, उनको क्वेरिंग के लिए, माइनिंग के लिए उनके रूल्स बाय रूल्स है ना, ये सारा का सारा जो होता है एक्सट्रैक्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ही फ्रेम करती है। तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, वो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में चलता है, जिसे हमारे यहाँ ना एमएमआरडीए है, एमएमआरडी एक्ट है, ठीक है? माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट है, ठीक है? और उसमें भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का वो मतलब बहुत सारे केसेस चल रहे थे कि जिसमें जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड वगैरह है, इनको क्या होता है कि माइनिंग में क्या होता है, रॉयल्टी मिलती है, तो रॉयल्टी किसके पास जाती है? तो जिसके जुरिसडिक्शन में वो जैसे माइनर मिनरल रहेगा तो उसकी सारी की सारी रॉयल्टी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये याद रखना है, ठीक है? इसी की पूरी लड़ाई है। तो ये जितने भी माइनर मिनरल होते हैं, ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उसके सारे के सारे रूल बाय रूल, उसके माइनिंग के लिए, एक्वायरिंग के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है ये, पहले ये गलत हो जाएगा। तब ये पता है हमें जब स्टेटमेंट क्वेश्चन एक गलत हो जाता है, सीधे आंसर निकल जाता है, ठीक है? तो ये डी ऑप्शन होगा, स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, आगे हम एग्ज़ाम में पढ़ेंगे नहीं तो, लेकिन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स। बिल्कुल ठीक है। इसे हमें पता है माइनर मिनरल तो पूरा का पूरा जुरिसडिक्शन में आता है किसके? स्टेट गवर्नमेंट के। लेकिन कौन-सा मिनरल माइनर मिनरल है कौन डिसाइड करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसिफाई करता है, नोटिफाई करता है, ठीक है? कि ये माइनर मिनरल है, इसमें स्टेट का जुरिसडिक्शन होगा, ये याद रखना है। अभी चल रहा है ना जैसे क्रिटिकल मिनरल जो चल रहा था, ये कौन आइडेंटिफाई करता है कौन-कौन सा क्रिटिकल मिनरल है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है, ठीक है? याद रखना है ये आपको। ठीक है? ये हमने आपको दे दिया है कि ये जो एमएमआरडी जो एक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है जो ओवरऑल वहाँ के माइनिंग एरिया के लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पास बहुत सारे फंड होते हैं जो वहाँ के जिस माइनिंग एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जो हेड होते हैं डीएम वगैरह, उनको यहाँ से भी फंड लेके वहाँ के वेलफेयर के लिए काम करते हैं वो, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 2024 का क्वेश्चन अगेन करेक्ट पूछा है, ठीक है? क्या है? The Union Finance Minister on behalf of the Prime Minister lays the annual financial statement before both the House of Parliament। देखिए, ये एक्चुअली बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। यूपीएससी इस ऑप्शन को सही माना था, लेकिन ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, यूनियन फाइनेंस ये आर्टिकल 112 में क्या है हमें पता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है और इसमें यही दिया है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ President, on behalf of the President, lays the annual financial statement before both the House of the Parliament। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, हम गलत मार्क करेंगे आगे।
बाद में शायद सुप्रीम कोर्ट वगैरह में यूपीएससी ने माना कि ये ऑप्शन गलत है, लेकिन उन्होंने जब आंसर दिया था तो ये आंसर सही माना था इन्होंने। तो वही होता है, कभी-कभी ईगो पे ले लेते हैं वो भी, लेकिन ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। एट द यूनियन लेवल, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल ठीक है, इसीलिए होता है कि इसे हमें पता नहीं, इसी होता है कि एट द यूनियन लेवल नो डिमांड ऑफ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए जो हमारा मनी बिल होता है, ठीक है, इसीलिए हमारा जो मनी बिल होता है प्रायर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन से आता है। इसीलिए जो हमारा प्रेसिडेंट होते हैं वो कास्ट टू लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द हाउस। तो यही है स्टेटमेंट, ठीक है। तो दूसरा सही है, तो पहला गलत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो याद रखना, ये यूपीएससी का फाइनल आंसर की मैं दिया था, लेकिन याद रखना है कि ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन में आपको दे दिया है। आर्टिकल 1 ये भी याद, आर्टिकल भी याद रखना, ये तो सबको पता होना चाहिए कि हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वहाँ पे जिक्र है आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन रखता है? फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बिफोर द बोथ हाउस, द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। किसके बेसिस पे? ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। वो पावर कहाँ से मिलता है? यहाँ से हो ये, ठीक है। आर्टिकल 103 कहता है कि नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसमें वही ट्रैप वगैरह इसमें रहता है ना कि जगह प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर कर देगा, ठीक है। इस तरह से यही सेटअप करता है इंटायर। ये पूरा स्टेटमेंट रहेगा, देखेंगे किसी एक फैक्ट को गलत कर देगा, इससे पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी पूरा स्टेटमेंट अगर उस फैक्ट को बदल जाएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो कभी ऐसा ध्यान रखना है इस चीज को। 24 का क्वेश्चन अगेन क्या पूछा है? करेक्ट मार्क करना है। ठीक है, देखते हैं क्या है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में क्वेश्चन बहुत अच्छा। वाज एस्टेब्लिश बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 97, बिल्कुल ठीक। सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट टू द 272, बिल्कुल ठीक है। काउंसिल कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, ठीक है, तो ये दिया है देखिए। अच्छा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस साल ही एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग था उन लोगों को, और फाइनल जब आंसर किया है तो उसके उसके बेसिस पे इसका जो आंसर निकला। देखिए इसमें क्या है कि हमें पता है ना, नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंट्री है। इसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया है। हमें पता था जोनल काउंसिल तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में बनाया गया है, 5 जोनल काउंसिल। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अलग से बनाया गया है। इसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट है 1971 में बनाया गया, ठीक है। इसको 2002 में अमेंड किया गया। तो ये याद रखना था। इसके मेंबर कौन होते हैं और चेयरमैन कौन होते हैं, याद रखना। इसमें मेंबर पूछा है, चेयरमैन नहीं पूछा है। तो हमें पता है कि इसको जो हेड करते हैं, कौन करते हैं? होम मिनिस्टर। इसके ये जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। डिप्टी चेयरमैन कौन होते हैं? डिप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन कौन होते हैं? इसके वहाँ जो मिनिस्टर ऑफ डोनर होते हैं, वहाँ एक पूरे के पूरे इंटायर नॉर्थ ईस्ट के लिए एक मिनिस्टर ऑफ डोनर होते हैं, बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ डोनर। मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ डोनर। तो ये होते हैं डिप्टी चेयरमैन। फिर वहाँ के जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर होते हैं। फिर जितना भी वहाँ पे गवर्नर होते हैं वो मेंबर होते हैं, ठीक है। और 3 कैबिनेट मिनिस्टर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये 3 तो होते हैं, ये मेंबर होते हैं। तो कौन मेंबर होगा? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और 3 मेंबर होते हैं जो कैबिनेट के, वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो ये तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन रहते हैं। हमें मेंबर पूछा तो सिर्फ यही मार्क करना है, तो ये याद रखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट, बिल्कुल ठीक है, ये मेंबर होते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एसेट, बिल्कुल ठीक है। 3 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। ये तीसरा, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो होम मिनिस्टर कौन होते हैं? ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 ऑप्शन, ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यही है, एक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि जो 5 जोनल काउंसिल है वो अलग है। वो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा बनाए गए हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अलग है, ठीक है। और इसका जो चेयरमैन होते हैं कौन? होम मिनिस्टर होते हैं। और उसके बाद वाइस चेयरमैन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर होते हैं। और उसमें मेंबर हमें पता है, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, जितने भी गवर्नर हैं, और जितने भी 3 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो ये होता है स्टेटली। इसमें एक्चुअली गवर्नर को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि हमें पता है ना कि मोस्टली ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया होता है। ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में गवर्नर को स्पेशल रोल दिया गया है, इसलिए गवर्नर को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है चीज। और हमेशा याद रखना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर है वो एक्स ऑफिशियो होते हैं। होम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन और मेंबर में फर्क रहता है, ठीक है, तो याद रखना है। ये भी हमें पता है कि जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए ये क्या है? ये लीगल स्टैट्यूटरी बॉडी है। जैसे हमें पता है ना कि हमें, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक इंटर स्टेट काउंसिल है। इंटर स्टेट काउंसिल है, किस कौन से आर्टिकल में है? 260
3 में है, 263 में है। लेकिन ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जनरल काउंसिल क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है? तो याद रखना है तो इसको भी समझते हुए चलना है। 23 का क्वेश्चन है ये, अगेन करेक्ट मार्क करना है। 3 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट मार्क करना है, ठीक है? पहले पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ए ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये बिल्कुल अच्छा स्टेटमेंट मैं बताया था इंटरव्यू में, ये खास तौर से ये आर्टिकल पूछा जाता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 355। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या है, उसमें ड्यूअल ऑब्लिगेशन है कि जो स्टेट है उनको एक्सटर्नल एग्रेशन से और इंटरनल डिस्टर्बेंस से भी बचाए। दूसरा क्या होता है, वो जो स्टेट की गवर्नमेंट की जो फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के दायरे में हो, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हो। ये दोनों पूरा ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देखने में, ठीक है? अगर ये दोनों नहीं होता तभी वही होता है ना, 356 इन्वोक हो सकता है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा ग्राउंड क्वेश्चन होता है। बिल्कुल ठीक है, पहला ठीक है, तो पहला ठीक हो जाएगा। अच्छा, ओनली वन वाला दिया है, ये भी याद रखना। ओनली वन में ये ध्यान रखना होता है कि कितने स्टेटमेंट ठीक है, पहला या दूसरा तीसरा नहीं ठीक पूछा है, तीनों में से कितने स्टेटमेंट ठीक है, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, इस तरह से मार्क करना होता है, ठीक है? तो याद रखना है इसको। तो एक स्टेटमेंट ठीक है तो ये गलत हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया exempt द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू ए पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऐसा है क्या? ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्वेश्चन है। इसमें क्या आर्टिकल 22 में तो है ना, हमें पता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया गया है इसमें। तो हमें क्या है कि स्टेट को एग्जेम्प्ट किया गया है। स्टेट क्या है, अगर कोई पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहेगा तो उसको लीगल काउंसिल देने से प्रेसिडेंट वो स्टेट जो होता है उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो ये बिल्कुल आर्टिकल 22(3) में ये एक्सेप्शन है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने एक्चुअली फंडामेंटल राइट में इस तरह के क्वेश्चन दिए थे प्रिवेंटिव डिटेंशन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा एक्ट है, कन्फेशन टू द एक्यूज्ड पर्सन बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। ये जितने भी सीरियस स्टूडेंट है इनको ये पता होता है कि जो पोटा वगैरह होते हैं, पोटा वगैरह थे उसमें, फिर मकोका था, महाराष्ट्र का मकोका था, गुजरात का कंट्रोल ऑफ टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये था। इस सब का इनको इतना ज़्यादा ड्रैकोनियन क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें यही है, अगर किसी हायर जो ऑफिसर है, हायर पुलिस ऑफिसर है, उसके खिलाफ अगर कोई कन्फेशन देते हैं तो उसको भी एज एविडेंस के रूप में माना जाता है, ठीक है? तो इसलिए क्योंकि ये मोस्टली ये टेररिस्ट के लड़ने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को फाइट करने के लिए किया गया है, इसलिए स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न दिया गया है इसमें, ठीक है? इसलिए इसलिए इस पे थोड़ा-सा स्पेशल सेफगार्ड दिया जाता है। क्योंकि पुलिस के सामने भी कन्फेशन हमें पता है ना, ऐसे नॉर्मल में क्या होता है, पुलिस के सामने कस्टोडियन जो कन्फेशन होता है, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन इस सब में एक्सेप्शन दिया गया है, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा ठीक है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है? ये मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है आपको। ऐसे मकोका है, गुजरात का, ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेररिस्ट को लड़ने के लिए, ये सबको पता है कि ये अ, रैंकिंग हाई रैंकिंग जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उसके वो हाई रैंकिंग, सारे अफसर नहीं, हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर के प्रति अगर कोई कन्फेशन देता है तो एडमिसिबल होता है, ठीक है? बाकी तो ये 2 आपको एक्सेप्शन पता होना चाहिए कि प्रिवेंटिव डिटेक्शन में लीगल काउंसिल स्टेट को एग्जेम्प्ट किया गया है लीगल काउंसिल देने से अंडर आर्टिकल 22 सब क्लास 3 में, ठीक है? और ये आर्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कितनी बार पढ़ा है इसको। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल टू प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। और ऐसे वो भी देखना कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जो फंक्शन है वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के दायरे में हो रहा है, ठीक है? इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर और स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना है। 2023 का क्वेश्चन है, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देखते पढ़ते हैं। ठीक, क्या पूछा है इसमें? विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है? अच्छा, चार पढ़ते हैं। स्टेटमेंट वन है, इन इंडिया द प्रिजन आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिजन। ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे डिवीजन ऑफ पावर में भी हमारे जो सेवन शेड्यूल है, और हमारे पास इसको क्या पता है ना कि हमारा पुलिस जो होता है वो स्टेट में आता है, और उसके बाद ये लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के वो आते हैं हमारे स्टेट में आता है। ऐसे भी हमारे जो कॉलोनियल का प्रिजन एक्ट है, 1894 का प्रिजन एक्ट है, उसमें भी ये है कि जो हमारा जो कि सब्जेक्ट है प्रिजन का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रखा गया है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसमें वही होता है ना जो स्टेट गवर्नमेंट रहता है। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट दोनों है, और हमें पता है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में काज इफेक्ट भी है।
हमने वो ना इस ये करते हैं कि इसको बिकॉज़ पढ़ के पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 ठीक है क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 2 उसका कारण है। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ये जो प्रिज़न होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मैनेज होते हैं और उनके रेगुलेशन के लिए डे टू डे अफ़ेयर के लिए वो रूल्स बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिज़न एक्ट 1894 में जो प्रिज़न है उसको उनको प्रिंसिपल गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में रखा गया है। ठीक है? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और हमें पता है हमारे यहाँ ये बहुत गवर्नेंस गवर्नेंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें पढ़ाएँगे आपको कि जो हमारे प्रिज़न है, जैसे प्रिज़न रिफॉर्म एक क्वेश्चन है, जस्टिस मुल्ला वो हमारे पास एक जस्टिस मुल्ला कमेटी भी बनी थी और सुप्रीम कोर्ट का इस पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वो जजमेंट है कि प्रिज़न में कैसे रिफॉर्म होना चाहिए। क्योंकि क्यों? कि हमारा क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो क्या है? वो रिफॉर्मेटिव है, करेक्टिव है, ठीक है? वो प्यूनिटिव नहीं है, रेट्रिब्यूटिव नहीं है। हमें क्या होता है जो कन्विक्ट हो गए, वो हमेशा तो कन्विक्ट नहीं रहेंगे, मतलब हमेशा तो जेल में नहीं रहेंगे। तो वहाँ पे जेल में क्या कहा जाता है, जेल में उनको सुधारने के लिए भेजा जाता है। तो जब उनको कुछ ह्यूमैनिटेरियन जो उनका जो ग्राउंड पे उनके कुछ करेक्टिव स्टेप लिए जाते हैं, जैसे कि ओवरऑल उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? तो उस तरह कुछ करेक्टिव मेजर लिया जाता है कि वापस वो समाज में आके वो एक हेल्दी अपना जीवन जी सकें, ठीक है? उसमें से भी जो वही होता है ना कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में ही हमारे पास फांसी दी जाती है, ठीक है? तो ऐसा कोई ऐसा है जो सुधरने के एकदम लायक ही नहीं है और इतना जघन्य अपराध कर दिया है कि उसको सज़ा उस तरह की सज़ा देना ही ज़रूरी है क्योंकि समाज में एक डिटरेंस जाएगा। तो उसको नहीं तो बाकी तो क्या है कि उनको कुछ समय प्रिज़न में रख के छोड़ा ही जाता है। तो प्रिज़न इसलिए होता है कि प्रिज़न स्टेट गवर्नमेंट होता है और हर स्टेट का एक करेक्शनल सर्विस होता है। उसका काम ही होता है कि स्टेट के जो क्रिमिनल्स होते हैं वहाँ जो कन्विक्टेड हैं और हमें पता है प्रिज़न में अंडर ट्रायल भी हैं। हमारे यहाँ लगभग 75% आप देखेंगे कि अंडर ट्रायल होते हैं। अंडर ट्रायल वो होते हैं जो अभी कन्विक्टेड नहीं है, जिसपे केसेस चल रहे हैं, अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है। तो हमारा लीगल मैक्सिम क्या होता है? यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन अदरवाइज़। तो आप हर व्यक्ति को जब तक वो सज़ा युक्त नहीं हो जाए, कन्विक्ट नहीं हो जाए, तब तक उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इनोसेंट मानते हैं। तो इनोसेंट व्यक्ति भी रखा जाता है जेल में, इसलिए जेल को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के जुरिसडिक्शन में होता है। तो ये सब हमने दे दिया, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है ये। अब करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। क्या दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक। देखिए, ये बड़ा पैटर्न हमने देखा था ना, अभी तक कितने सारे क्वेश्चन किए हैं उसमें देखिए, जब भी सारे क्वेश्चन आए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट, थोड़ा कान खड़े हो जाए क्योंकि ऐसा जनरली जनरली इन जनरल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटेल में नहीं जाता है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटेल में नहीं जाता है। कुछ एक्सेप्शन है, इसको बाद में देखेंगे। Constitution of India classify the minister into 4 रैंक। कैबिनेट में मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर बाय स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर बाय स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। ऐसा नहीं हमने बताया था, इंट्रो में बताया था। ये क्या है? एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री नॉर्म है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है ये, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको। तो ये गलत हो जाएगा, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल इंक्लूड किया गया प्राइम मिनिस्टर को, ये याद रखना है। शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा। ये बिल्कुल ठीक है। हमें पता है कि जैसे कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है? ये वाजपेयी गवर्नमेंट के अंदर लाया था। हमें ये भी जानना है क्यों? क्योंकि उसमें वही हुआ था। उसमें हमारे साथ क्या था, कोalition की गवर्नमेंट थी। कोalition गवर्नमेंट में वही ना बार्गेनिंग चलता रहता है कि सारे जितने भी कोalition के मेंबर है सबको मिनिस्टर चाहिए होता है, सबका मिनिस्टर पोर्टफोलियो चाहिए होता है। लेकिन हमें पता है ना कि हमारे पास एक हमारा फिलॉसफी क्या है? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है? तो मिनिमम गवर्नमेंट में क्या होता है? गवर्नमेंट का जो क्या होता है कि साइज जो हमें कम करना है। हमें पता है कि एलपीजी के बाद हमने क्या किया? विथड्रॉल ऑफ द स्टेट हुआ है। जो स्टेट है उसकी साइज डिमिनिश हुई है, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ? तो इसी इसी बैकग्राउंड में ये लाया गया था, कैप रख दिया गया था कि जो लोकसभा के जो जितने मेंबर होते हैं उसका मैक्सिमम 50% इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। इसी में एक एक्सेप्शन है, जो दिल्ली है, दिल्ली में जो मिनिस्टर है उसको कैप किया गया 10%, ये भी एक्सेप्शन जानना है आपको, ठीक है? और ये इसी में हुआ था 91st अमेंडमेंट एक्ट में वो हुआ था जो एंटी डिफेक्शन लॉ में एक कुछ संशोधन हुआ था कि पहले उसमें जो हमारा स्प्लिट था उसको एक्सेप्शन माना जाता था, फिर मार्जिन माना जाता है, 2/3 मार्जिन माना जाता है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 91st अमेंडमेंट 2003 में, इसमें ये कॉन्सेप्ट था। ये 2 स्टेटमेंट ठीक हो गए तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए कि ये कोई डिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है और ये हमेशा याद रखना है कि जो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में यही आर्टिकल जब है 75 क्लॉज 1
कैपिटल ए जोड़ा गया था, यही जोड़ा गया था। इसी में जो साइज़ को कैप कर दिया गया था, ग्राउंड आपको पता होना चाहिए, बैकग्राउंड पता होना चाहिए क्यों ऐसा हुआ था, ठीक है? और हमारे पास ये है, और दिल्ली में क्या है 10%, दिल्ली में क्या है 10%, 10% का लिमिट है, कितने जो उसके लेजिस्लेटिव मेंबर होते हैं उसके 10% से लिमिट लगाया गया है, ठीक है? क्योंकि दिल्ली स्पेशल में पता है आर्टिकल 239 ए में डबल ए में दिल्ली को स्पेशल पावर दिया गया है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। आगे क्या है, करेक्ट पूछा है, जो 21 का क्वेश्चन है। अच्छा, गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी सजेस्टेड दैट ए मिनिस्टर एंड ए सेक्रेटरी बी डिजिग्नेटेड solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it। ये क्वेश्चन उस साल था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आते हैं जो इसको बिल्कुल हवा भी नहीं लग रहा है, तो आपको छोड़ देना होता है, ठीक है? क्योंकि किसी को नहीं पता था उस साल की ये गोपाल से अयंगर कमेटी क्या होती है, ठीक है? तो और ये हमें पता है, लेकिन ये पता था कि अभी जो करंटली हमें पता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन होता है, तो वो होता है, उसका काम ही होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को प्रमोट करना। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन था, ये फर्स्ट एआरसी ने किया था। फर्स्ट एआरसी था वो किया था, ठीक है? फर्स्ट एआरसी ने किया था। गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी थे जो शायद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया था 1950 वगैरह में। ये तो हमें पता है 1966 में बनाया गया था। ये स्टेटमेंट देखिए कभी-कभी ये होता है, जैसे 2 स्टेटमेंट दिए हैं। देखिए हमें आंसर हमें होता है इसी में छिपा रहता है। जैसे गोपाल स्वामी अयंगर में हमें नहीं पता कि इन्होंने ऐसा किया था कि नहीं किया था। लेकिन ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ये चीज़ें फैक्ट तो ठीक है। लेकिन हमें क्या है देखिए यहाँ पे दिया है, फिर दूसरे स्टेटमेंट फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन दे गया। तो ये कभी-कभी ऐसा होता है, जो फैक्ट होता है वो बदल देते हैं, या कभी-कभी दूसरा वाला जो फैक्ट है उसको यहाँ पे डाल देते थे। यहाँ पे ये एक्चुअली इस यहाँ पे मैंने रिस्क लिया था इस क्वेश्चन में, ये मेरा सही भी क्वेश्चन था, ठीक है? क्वेश्चन मैंने दिया था, ये क्वेश्चन सही था। क्योंकि हमने ये पैटर्न ऑर्गेनाइज़ किया देखा है कि जो यूपीएससी को ऑप्शन को कैसे सेटअप करता है। तो देखिए 1970 में था कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाज़ कांस्टीट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एआरसी, फर्स्ट एआरसी 1968 में। दिस वाज़ प्लेस्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर्स चार्ज। अभी भी डीओ जो मिनिस्टर वो जो है हाँ, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर के ओवरऑल चार्ज में काम करता है, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वगैरह है, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ओनली 2। पहला क्या क्यों गलत हो जाएगा? कि गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी ने नहीं किया था, यही फर्स्ट एआरसी ने सजेस्ट किया था कि एक सेक्रेटरी और एक मिनिस्टर सोलली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए एक उनको डेजिग्नेट किया जाए, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको, ठीक है? ये हमने दे दिया है, और ये हमने बताया ना कि एक बार जो कोई क्वेश्चन आ गया, उसके फैक्ट के आधार पे आगे के कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो एक बार पूछ चुका है एंगल स्वामी कमेटी, तो हमें पता होना चाहिए कि किस लिए था। ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लिए रीऑर्गेनाइजेशन के लिए था, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए ये आया था ये, ठीक है? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लिए रीऑर्गेनाइजेशन के लिए था, ठीक है? और फर्स्ट एआरसी ने रिकमेंड किया था कि वो एक मिनिस्टर हो, एक सेक्रेटरी हो, वो डेजिग्नेट किया जाए उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को प्रमोट करने के लिए। तो ये याद रखना है हमेशा। और हमें फर्स्ट एआरसी, सेकंड एआरसी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप गवर्नेंस में पढ़ेंगे इसको, एथिक्स में भी पढ़ेंगे। इनके जो रिकमेंडेशन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वे हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो वो जो फर्स्ट एआरसी होता है, फर्स्ट एआरसी किस गवर्नमेंट के अंदर फॉर्म किया गया था और उसके चेयरमैन कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमें, ठीक है? कमेंट में बताइए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 2021 का क्वेश्चन है। अच्छा, क्या पूछा है? एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव implementation of the scheduled tribe and other traditional forest dweller recognition of the forest act 2006। ये बिल्कुल ये बताया ना कि बहुत इंपॉर्टेंट था, फॉरेस्ट एक्ट बोलते हैं इसको। 2006 में हुआ था। हमें पता है कॉलोनियल ईरा से क्या होता है, जैसे हमें पता था ट्राइबल जो होते हैं उनका जो पूरी ट्राइबल अस्मिता क्या होती है? जल, जंगल, ज़मीन, ठीक है? जल, जंगल, ज़मीन पे। तो इनके जो राइट्स थे हमें पता है कॉलोनियल एरा में इनको क्या हुआ था, इनके जंगल से इनको वंचित कर दिया गया था, ठीक है? तो इसी हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस था उसको करेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था 2006 में। इसमें उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया। ट्रेडिशनल जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी है, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूरल जो है, उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया, ठीक है? तो ये और किसका नोडल मिनिस्ट्री कौन थी इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ठीक है? क्योंकि ओवरऑल इनका मैंडेट क्या था कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है ट्राइबल के प्रति उसको करेक्ट किया जाए, ठीक है? उनको जल, उनके जंगल पे, उनके ज़मीन पे, उनके जल वगैरह पे, वहाँ पे जितने संसाधन हैं, स्पेशली जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उन पे उनका ओनरशिप को रिस्टोर किया जाए। तो ये आंसर क्या है इसका? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, जैसे कि
फिफ्थ शेड्यूल से सिक्स्थ शेड्यूल जानना है, वैसे ही ये एक्ट भी जानना है, ठीक है? ये एक्ट भी जानना है, ट्राइबल वेलफेयर के लिए आता है। इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है? क्योंकि वो एनवायरनमेंट वगैरह पता है ना कि ये जो नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो हमारा क्या नेशनल पार्क में कोई ट्राइबल वगैरह रह नहीं सकते हैं, इसलिए उनको एविक्ट करना पड़ता है। तो फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। दिस पार्टिकुलर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ठीक है? तो ये आप पढ़ सकते हैं, हमने दे दिया है यहाँ पे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, क्या दिया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज इसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट फेडरल इन कैरेक्टर। अच्छा, हमें पता है ना कि जो हमारा क्या है, डुअल पॉलिटी है, डुअल पॉलिटी है। डुअल पॉलिटी का मतलब एक हमारे यहाँ क्या होता है कि एक यूनियन लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और एक प्रोविंशियल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है? तो डुअल पॉलिटी है, दोनों का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, ठीक है? ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट विम्स और फैंसी पे बनाया जाता है, लेकिन हमें पता है कि जो हमारा यूनिटी वो जो फेडरल सेटअप है वो कनाडा से इंस्पायर्ड है। उसमें यूनियन को थोड़ा सा यूनिटरी बायस है, मतलब यूनियन को ज्यादा पावर दी गई, स्पेशली इमरजेंसी प्रोविजन में, ठीक है? इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है? तो इसके हिसाब से देखते हैं, इसमें दिखा है कि फेडरल फीचर कौन-सा है? हमें बहुत सारे हमने पढ़ा हुआ है, देखिए कभी-कभी होता है ना कि क्वेश्चन को बड़ा घुमा-फिरा के पूछता है, लेकिन कभी-कभी बस अल्टीमेटली ये देखना कि क्या है पूछा है, कौन-सा ऐसा इंडिकेट करता है कि फेडरल है कैरेक्टर, मतलब हमारा फेडरल फीचर पूछा है। तो हमें पता है सबसे फेडरल फीचर क्या होता है? यही इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कहाँ पे होगा वो जाएगा? वो जुडिशरी में जाएगा, जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट होगी तभी तो वो डिसीजन दे पाएगी। इसलिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ होता है ये फेडरलिज्म का कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ठीक है? तो हमेशा याद रखना है इसका आंसर, ठीक है? आगे देखते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट यूनिट। ये ऐसा है, लेकिन हमारे यहाँ पास क्या है ना, हमारे यहाँ पता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है। सभी राज्यों से एक समान व्यक्ति नहीं आते। ट्रू फेडरलिज्म में ये होता है, जैसे हमने बताया था यूएस में जो सीनेट में होते हैं, वो हर राज्य से दो, वहाँ 50 स्टेट है, हर राज्य से 2 मेंबर जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखेंगे सबसे हाईएस्ट नंबर 31 कहाँ से? यूपी से जाते हैं, और कहीं-कहीं से राज्यसभा से सिर्फ 1 ही जाता है, जैसे मिज़ोरम वगैरह सिर्फ 1 ही जाते हैं। तो ये याद रखना है। तो ये ट्रू फेडरलिज्म नहीं है। यूनियन कैबिनेट हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी। यूनियन कैबिनेट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? फंडामेंटल राइट है इनफोर्सिबल, फंडामेंटल राइट से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, डुअल पॉलिटी वही है, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर में कुछ पावर सेंटर को दिया गया है, कुछ पावर स्टेट को दिया गया है, और दोनों का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस होता है। इंडिपेंडेंट और जुडिशरी होती है, जो इन पे कोई कंफ्लिक्ट होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल में ये कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। इन सबको पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है, ठीक है? तो ये सब कुछ हमारे फीचर्स है, याद रखना है आपको। यह मैंने दे दिया है, ये आपको यह चार्ट आपको रिवाइज़ करने के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास डुअल पॉलिटी है, तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सोर्स ऑफ द पावर फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और डिवीजन ऑफ पावर हमें पता है 7th शेड्यूल हमने पढ़ा था, ठीक है? सेंट्रल स्टेट में किसको-किसको कौन-सा 3 लिस्ट हैं, और उसमें किसको-किसको पावर दिया गया है, ठीक है? और हमारे पास सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? क्योंकि सेंट्रल भी नहीं स्ट्रॉन्ग है, स्टेट भी नहीं, क्योंकि दोनों को पावर कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम, ठीक है? और रिजिड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों होता है? क्योंकि हमारा रिजिड प्रोविजन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमारा अगर फेडरल जो सेटअप होता है उसको बदलने के लिए हाफ ऑफ द स्टेट का भी रेटिफिकेशन लेना ज़रूरी होता है। इसलिए हमारा जो रिजिड प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमारे फेडरल सेटअप को प्रमोट करते हैं, ठीक है? और हमारे यहाँ बाइकैमरल होता है, क्योंकि हमें पता है राज्यसभा होता है, फेडरल चैम्बर होता है। वहाँ से स्टेट के जो एमएलए, स्टेट के जो पता है ना एमएलए वगैरह होते हैं, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली से तो आते हैं मेंबर राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्ट होके, तो फेडरल चैम्बर होता है। और हमारे पास इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी होती है, तो ये मोटा-मोटा आपको याद होना चाहिए। और ये मेंस का बहुत फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। कौन-सा यूनिटरी फीचर है, कौन-सा फेडरल फीचर है, आपको पीसीएस में देखेंगे भर-भर के क्वेश्चन आता है। यूपीएससी भी क्वेश्चन इस पे पूछ रहा है अब धीरे-धीरे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 2020 का क्वेश्चन है ये, क्या पूछा है? In the context of India, which one of the following is the characteristic appropriate for the bureaucracy? हाँ, देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं कभी। देखिए इस तरह क्वेश्चन इसमें 4 स्टेटमेंट दिए होते हैं आंसर में। हमें पता है कि पहले क्वेश्चन को देखते हैं ना, पहले पढ़ते हैं, फिर से पूछते हैं। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी के बारे में पूछा है तो पहले आँख बंद करके रिकॉल करिए कि हमें पता है कि हमारे पास 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो 5 साल के लिए आते हैं, फिर री-इलेक्ट होके आ सकते हैं। एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है? जो हमारा ब्यूरोक्रेसी होता है।
जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम होता है वो हमारे पॉलिसी मेकिंग का काम होता है। जो ब्यूरोक्रेसी होता है उसका अल्टीमेट मैंडेट क्या होता है? पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? और जो हमारे पॉलिसी मेकिंग में उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, ठीक है? एड और एडवाइस देते हैं फ्रीली और फ्रैंकली, एक्सपर्ट अपना क्योंकि एक्सपर्ट अपना वो देते हैं और फीडबैक देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। तो सबसे अब इसको स्टेटमेंट पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी क्या करती है। अल्टीमेटली पॉलिटिकल क्लास हमारा पॉलिसी फ्रेम करती है और ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? हमारा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। तो ये क्या है? एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली यही होगा, हमें आपको पता होना चाहिए। अभी हमें और ये हमारे मेंस में एक टॉपिक है, रोल ऑफ द सिविल सर्विस इन द डेमोक्रेसी। तो इसमें बहुत अच्छा है, ये आपको पता होना चाहिए कि सिविल सर्विस में देखें कि ब्यूरोक्रेसी कैसा रोल होता है और क्या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी, इंडियन ब्यूरोक्रेसी क्या ऐसा रोल प्ले कर पाई, ठीक है? और 75 ईयर का जो असेसमेंट है ओवरऑल, जैसे हमारे यहाँ एक एनसी सक्सेना थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी। इसमें उन्होंने बोला है कि आईएएस हैज फेल्ड द कंट्री, ठीक है? आईएएस हैज फेल्ड कंट्री, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो रोल प्ले करना था इनको इफेक्टिवली रोल प्ले नहीं कर पाए, ठीक है? स्पेशली जो हमारा जहाँ पे कुछ जो हमारा हिंदी बेल्ट है और जो हमारा नदर बेल्ट है, वहाँ पे आईएएस लॉबी तो अच्छे से काम नहीं कर पाई। साउथ सदर्न में जो होता है स्पेशली जो पुलिस वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत अच्छे से काम कर पाई, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाई, क्राइम से लगभग वहाँ पे फ्री हुआ। लेकिन हमारा जो नॉर्दर्न स्टेट है स्पेशली जो यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा वगैरह, राजस्थान वगैरह, यहाँ पे देखेंगे पॉलिटिकल जो ब्यूरोक्रेसी है, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली बायस्ड है, ठीक है? वो पॉलिटिकली क्या कहते हैं कि वो न्यूट्रल नहीं रहा है, इसलिए उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी उनका रूल ऑफ लॉ भी वहाँ पे हैम्पर होता है। उन्होंने अपनी ये बुक में लिखा हुआ है एनसी सक्सेना, जब कभी मौका मिले तो पढ़िए इसको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, अगेन करेक्ट मार्क करना है, ठीक है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनी पर्सन एलिजिबल टू वोट। देखिए एलिजिबल टू वोट किसमें होता है? कौन? 18 ईयर के। तो ऐसे ऐसे फैक्ट को वेरीफाई करते पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इफ एनी पर्सन एलिजिबल टू वोट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर इन ए स्टेट फॉर 6 मंथ विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव। देखिए कोई भी मिनिस्टर होता है स्टेट में, पता है, चाहे स्टेट और सेंटर में कोई भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, अगर अगर वो मेंबर नहीं है कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ठीक है? लोकसभा का, राज्यसभा का, 6 महीने के लिए, ठीक है? 6 महीने में उनको मेंबरशिप लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या है? एनी पर्सन एलिजिबल टू वोट नहीं, मेंबरशिप के लिए हमें क्या होना चाहिए? मिनिमम 25 साल होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे 18 दिए, इन दोनों में गैप है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए अगर अच्छा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत कर आएंगे, ठीक है? ये स्टेटमेंट तो ठीक है, मिनिस्टर इन स्टेट फॉर 6 मंथ विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर हो सकते हैं, लेकिन एलिजिबल टू वोट नहीं होता है। उनकी मिनिमम एज है 25 ईयर, तब हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951, आरपी एक्ट है ना, हमारे मेंस का भी पार्ट है ये। आरपी एक्ट 1951, 1950, इन दोनों में अंतर है और दोनों में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो हमें 1951 पे क्वेश्चन है, ए पर्सन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू 5 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टेड इलेक्शन इवन आफ्टर रिलीज। ऐसा है क्या? परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन है क्या? ऐसा नहीं है ना। ये मांग तो हो रही है, सुधार की बात हो रही है कि भाई एक बार कोई कन्विक्ट हो जाए, स्पेशली जो हीनियस क्राइम है, सीवियर क्राइम है, तो उनको लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जिनका उनका जो अगर 2 साल से ऊपर की सजा है, ये आर्टिकल 8 आरपीए का एक्ट है, क्लॉज 3(8) और सब क्लॉज 3 में ये दिया है कि अगर वो मिनिमम उनको सजा, अगर कन्विक्शन 2 साल से ज्यादा होती है तो 2 या 2 साल से ज्यादा होती है तो जितने साल का कन्विक्शन रहेगा प्लस 6 ईयर, ठीक है? तो परमानेंटली नहीं है, कन्विक्शन पीरियड प्लस 6 ईयर, ठीक है? जेल से बाहर आने के बाद 6 साल तक और नए चुनाव लड़ सकते हैं, बाद में चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये परमानेंटली नहीं है, इसकी बात तो होती है ये, ठीक है? हमारे यहाँ एकेडमिक सर्किल में जो एक्सपर्ट है वो सजेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ होता है ना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए आर्गुमेंट दिया जा रहा है, ठीक है? तो हमारे यहाँ ईडीआर का रिपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, आता है तो आप बताता है कि लगभग 40 to 45% जो हमारे लोकसभा के मेंबर है या इस समय जो करंट में जो लेजिस्लेचर है उनके पास कोई ना कोई क्रिमिनल केसेस है। इस तरह से हमारा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ा जा रहा है, ठीक है? मनी पावर, मसल पावर का इन्फ्लुएंस हमारे लेजिस्लेचर पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इमेज का टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है? देखिए यही एलिजिबल टू 18 ईयर और ये क्या 25 ईयर, इन्हीं के बीच में थोड़ा वो गैप था, उसी के हिसाब से क्वेश्चन था ये, ठीक है? तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 19 का क्वेश्चन है ये, अगेन करेक्ट मार्क करना है। क्या पूछा है? सैंड इज ए माइनर मिनरल
अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री, बिल्कुल हमने देखा था, कौन सा था है ना, हमने देखा था ये जितने भी माइनस MMRD है, माइनस मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है ना, इसमें माइनर मिनरल क्या है, प्रिवेलिंग लॉ इन द माइनर मिनरल होता है, जो हमारा सैंड होता है माइनर मिनरल, बिल्कुल ठीक है। सैंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज फॉर माइनर मिनरल, बट द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल, हमने पढ़ा था ना, ये गलत है, स्टेटमेंट आगे पीछे दिया था ना, चाहे उनको चाहे परमिशन करना हो क्वायरिंग के लिए, माइनिंग के लिए रूल्स बनाना हो, रेगुलेशन बनाना हो, सारा सारा माइनर मिनरल जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है। लेकिन कौन सा मिनरल माइनर मिनरल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है, कौन सा क्रिटिकल मिनरल है, कौन सा माइनर मिनरल है, कौन सी मेजर मिनरल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन होता है। लेकिन एक बार कोई क्लासिफाई हो गया कि वो माइनर मिनरल है, पूरा का पूरा जुरिस्डिक्शन जो होता है किसके अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, जब दूसरा गलत हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हमें पता है पहला सही है तो ये स्टेटमेंट ये ठीक हो जाएगा। तो एग्जाम में रहेंगे तीसरा पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पढ़ लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग, वो कुछ भी कर सकता है, माइनर मिनरल के लिए कुछ भी कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की पूरा पूरा जुरिस्डिक्शन होता है उसका, ठीक है। तो पहला और तीसरा ठीक हो जाएगा, पहला और तीसरा ठीक हो जाएगा। तो ये आपको हम दे दिया, MMRD ये एक्ट है, वही हमने बताया था। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ये एक्ट क्या है, इसमें क्यों माइनर मिनरल और मेजर मिनरल में क्या अंतर है, और उसके बाद जैसे कि जो सैंड होता है, सैंड का पता है ना, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, इन्वायरमेंटल कंसर्न के द्वारा सैंड का इलीगल माइनिंग होता है। एक एम सैंड आया है, जो एम से मैन्युफैक्चर सैंड होता है, आर्टिफिशियल सैंड है, इसको रिप्लेस करने की बात की गई है, इसकी क्वालिटी वगैरह इस पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, साइंस टेक वगैरह में करेंगे इस पे क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2017 का क्वेश्चन है, क्या पूछा आगे। अच्छा, 4 स्टेटमेंट दिया, ठीक है। अब देखिए, बिना स्टेटमेंट पढ़े पहले हमने इस तरह के क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाता है कि अच्छा किसके बारे में पूछा है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा, प्रिंसिपल अंडरलाइन द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमें पता है क्या दिया है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है कि उसका जो अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या होता है, हमने पता है कि जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसी को वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, इसी को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो देखिए, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछा है, कैबिनेट के बारे में नहीं पूछा है, देखिए कैबिनेट के बारे में नहीं पूछा है, याद रखनी, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, वही उसी को प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसी का एक निक नेम है। इसका अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या होता है, द मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपुल, है ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपुल, ठीक है। ये अल्टीमेटली इसका गाइडिंग प्रिंसिपल यही होता है, याद रखना है। और कैबिनेट जो होता है, देखिए कैबिनेट होता है, ये होता है कैबिनेट में, इसका ये दिया है मैकेनिज्म होता है फॉर स्पीडिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच रिस्पांसिबिलिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो कैबिनेट इसलिए फॉर्म किया जाता है, जैसे हमने बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उसके बीच में एक छोटी-सी बॉडी कैबिनेट होती है। तो कैबिनेट इसलिए होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी 2 बल्कि हो जाती है। तो कैबिनेट एक होता है, एक स्पेसिफिक फोकस्ड ग्रुप होता है। हमें पता है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया, किसमें आर्टिकल 352 में ज़िक्र है। एकमात्र ऐसा आर्टिकल जिसमें कैबिनेट का ज़िक्र है, वो आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी के समय प्रेसिडेंट को सिर्फ कैबिनेट ही रिटन एडवाइस दे सकते हैं, तभी वो इन्वोक हो सकता है नेशनल इमरजेंसी, है ना। आर्टिकल वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बताया गया। लेकिन यहाँ पे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछा है, तो हमें कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको पढ़े कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसी को बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसी को वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भी कहते हैं। इसका अल्टीमेटली क्या, उसका अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या होता है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपुल, है ना, एक्चुअली लोकसभा इंडिया में, ठीक है। तो याद रख, 2016 का क्वेश्चन है, यह इस साल के इस लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्या पूछा है। द चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द दैट स्टेट, ऐसा है क्या भाई। चीफ सेक्रेटरी क्या होता है, स्टेट का जो सबसे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है। लेकिन वो कौन चूज करता है, वो चीफ मिनिस्टर चूज करते हैं, उनका प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसको चीफ मिनिस्टर बनाए। और जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनके प्लीजर पे, है ना, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफिस, इनका कोई सिक्योरिटी ऑफ टेनर वगैरह नहीं होता है। हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है प्रकाश सिंह केस में, कि चीफ सेक्रेटरी वगैरह को का ये अपॉइंटमेंट हो, थोड़ा-सा न्यूट्रल किया जाए, ठीक है, और उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो, लेकिन इफेक्टिवली फॉलो नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये कौन अपॉइंट करता है, चीफ से गवर्नर नहीं, सारे काम तो गवर्नर के नाम पे होते हैं, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट हैज़ अ फिक्स्ड टेन्योर, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें पता है ना, ये इनका क्या होता है, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर इनको कभी भी हटा देते हैं, कभी भी कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हैम्पर होता है। इतने बड़े पद तो इसलिए कहा जाता है ना, ब्यूरोक्रेसी इतने टॉप पोज़ीशन पे पहुँचने के बाद भी
इतना ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है कि अच्छे जो वहाँ के स्टेट के जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है चीफ सेक्रेटरी, वो भी पॉलिटिकली अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है? पॉलिटिकल क्लास उसको चूज़ करेगा, कभी भी हटा भी सकता है। देखेंगे जब गवर्नमेंट बदलती है, तो देखेंगे स्टेट का डीजीपी जो होता है ना? स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सब बदलते रहते हैं। चीफ सेक्रेटरी सब बदल जाते हैं। चीफ सेक्रेटरी होते हैं, दूसरे आईएएस होते हैं, डीजीपी होते हैं, जो आईपीएस होते हैं। इनका कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। हालाँकि ये बात की गई है, प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इनकी अपॉइंटमेंट वगैरह और इनकी जो फंक्शनिंग वगैरह है पॉलिटिकल क्लास से क्लचेस से बाहर लिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ये स्टेट के पावर है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी के पावर तो नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की मशीनरी तो नहीं है। लेकिन ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है, तो इसलिए दोनों का स्टेट गलत हो जाएगा। आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट आपको यही समझना है कि चीफ सेक्रेटरी कौन होता है, कौन अपॉइंट करता है, किसके प्लेजर पे होता है, ठीक है? तो ये याद रखना है। और प्रकाश सिंह केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको भी याद रखना है। उसको याद रखेंगे तो मेंस में कोट कर पाएँगे। तो इसका आप बताए ना वे फॉरवर्ड, आपको हमेशा जो भी फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन है, उसका प्रॉब्लम जानना है, फिर उसका सॉल्यूशन भी जानना है। आप यूपीएससी क्रैक करके इसीलिए जा रहे हैं ना कि आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। इफ यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यू आर ए प्रॉब्लम। आप खुद ही प्रॉब्लम बन जाएँगे। तो आपको सॉल्यूशन तो पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए एग्ज़ैक्टली, ठीक है? चलिए फटाफट रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने चैप्टर कंप्लीट किया, तो हमें पता है कि जो एग्ज़ीक्यूटिव पावर होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नर प्रेसिडेंट के पास, और हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर के पास। हमारे पास डुअल पॉलिटी होती है, हमारे यहाँ फेडरल सेटअप होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है स्ट्रिक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है? और वहाँ पे राज्यों में स्टेट असेंबली में होता है, ठीक है? और याद रखना कि मिनिस्टर जो होते होते हैं, जो दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन जो मिनिस्टर होते हैं, वो प्रेसिडेंट और गवर्नर से अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पे करते हैं, ठीक है? ये इनको उनका पास पावर होता है ना, इसलिए कहते हैं ना हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनका प्रेरोगेटिव होता है किसको मिनिस्टर बनाया, किसको नहीं बनाया। अगर किसी मिनिस्टर से नाखुश हैं, तो वो गवर्नर का रिकमेंडेशन भेज सकते हैं कि इसको निकालो। हमें पता है कैबिनेट का हमारे पास देखे ना कि का न्यूज़ में आता है कि आज कैबिनेट का रीशफल होगा, तो वही होगा कि प्राइम मिनिस्टर सोचते हैं कि किसको इस बार मिनिस्टर रखा जाए, किसको निकाला जाए, तो ये सब होता है। तो ये सब प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, लेकिन दे होल्ड ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है? और हमें पता है कि जो गवर्नर होते हैं, उनके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है। पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से देखा। ऑर्डिनरी को होता है कि इस पे भी वही लिमिटेशन होता है जो लेजिस्लेचर पे होता है। कोई परमानेंट पैरेलल कोई सॉल्यूशन नहीं है लेजिस्लेचर, और ये फंडामेंटल राइट के ब्रीच नहीं कर सकते, याद रखना है। 91st अमेंडमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वाजपेयी गवर्नमेंट लाया था। 15% लोअर हाउस का, 10% हमने देखा था दिल्ली का, फिर हमने में देखा था इसमें डिफेक्शन बारे में, एंटी डिफेक्शन में क्या बदलाव किया गया था, स्प्लिट की जगह मर्जन का प्रोविजन हो गया था, ठीक है? ठीक है, और इसमें पता है कि जो हमारा रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ में क्या होता है, आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी है। कोई भी क्रिमिनल केस उनके खिलाफ लगाया नहीं जा सकता, और कोई क्रिमिनल केस कंटिन्यू भी नहीं रह सकता उनके टेन्योर ऑफ ऑफिस के समय, याद रखना है। तो ये आर्टिकल 361 में दिया है। और हमें पता है कि जो पीएम जो होते हैं, वो प्रेसिडेंट का जो रिलेशनशिप होता है, वो आर्टिकल 78 में तय होता है, ठीक है? ऐसे ही उनमें ये ऐसी 89 जोड़ देंगे, तो उसमें सीएम का जो होता है, इनका क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, समय-समय पे जो लेजिस्लेटिव वर्क है, प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करते रहते हैं, ठीक है? आर्टिकल 78 में दिया है ये, बिल्कुल। अब प्रेसिडेंट भी चाहे तो प्राइम मिनिस्टर से कोई इन्फॉर्मेशन माँग भी सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि क्या है, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, और इनके सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव काम है, उन्हीं के नाम पे लिए जाते हैं, ठीक है? और हमने ये चीज़ फैक्ट देखा कि जो बजट होता है, वो प्रेसिडेंट करते हैं लॉज में, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है? और हमें क्या है, प्रेसिडेंट कैन रिजर्व स्टेट, मतलब हमें क्या है कि जो स्टेट का, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि जो अ, अ, प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो सो मोटो कोई स्टेट के बिल को रिजर्व नहीं कर सकते हैं, वो गवर्नर के थ्रू ही आता है। गवर्नर मस्ट इनिशिएट, ठीक है? ये याद रखना, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 201 का ये प्रावधान है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट भी आया है, ठीक। हेलो संकित, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगली लेक्चर में हम पार्ट 4 कवर करेंगे। इसमें हम लगभग 2015 से लेके 1995 के जो क्वेश्चन है, उसको पूरा कंप्लीट करके चैप्टर फाइनली कंक्लूड करेंगे हम, ठीक है? हम ये सीरीज चल रहा है यूपीएससी पॉलिटी का, यूट्यूब पे जाके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं, जिसमें हम यूपीएससी के पॉलिटी के सिलेबस को चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। मतलब फंडामेंटल राइट से शुरू करके, फिर प्रीएम्बल, डीपीएसपी से करके करते हुए लेजिस्लेचर को खत्म करने के बाद एग्जीक्यूटिव तक पहुंच गए हैं, ठीक है? और हमारे इस मिशन में भागीदार बनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हम फ्यूचर के अगर लेक्चर वगैरह हैं, जो पीपीटी प्लान, वहाँ पे पीपीटी वगैरह यहाँ पे शेयर कर दिया करेंगे आपको, ठीक है?
फाइनली वीडियो को वॉच करते रहे, अपना कोई भी कमेंट हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो इसमें कमेंट सेक्शन में पूछें हमें, ठीक है? और बताएँ कैसे मैं इस लेक्चर को इम्प्रूव कर सकता हूँ। अल्टीमेटली कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।